टॉपिक हमारा प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सा है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप पुराने पेपर उठाओगे, यदि किसी के भी उठाओ, एसएससी के उठाओ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के उठाओ, या पिछली बार का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब इंस्पेक्टर का एग्जाम उठाओ, तो उसमें यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जो टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको आणविक जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान। जब आणविक जीव विज्ञान की हम बात करेंगे, आणविक जीव विज्ञान की बात करेंगे, तो हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर, जो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर पार्ट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूलर पार्ट में हम बात करते हैं, तो उसमें हमारे आनुवांशिक पदार्थों की बात करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ कौन से? जो जेनेटिक सब्सटेंस है, जो डीएनए आरएनए है, उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? आणविक पदार्थों के अंदर आनुवांशिक पदार्थों की। किसकी बात करेंगे? आनुवांशिक पदार्थों की। और आनुवांशिक पदार्थ मीन्स क्या है? हमारा जेनेटिक सब्सटेंस। और जेनेटिक सब्सटेंस की हम बात करें, जब जेनेटिक सब्सटेंस की बात आती है तो स्वयं ही डीएनए व आरएनए की बात आ जाती है। जो डीएनए व आरएनए की बात आती है तो हमको ज्ञात होना चाहिए, जो डीएनए तो हमारा क्या है? पशुओं में, मतलब हम कह सकते हैं मानव में भी। ठीक है, पशुओं में है तो मानव में भी है। मानव में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। और ये पूछ ले कि विषाणु का, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ मोस्ट ऑफ क्या मिलते हैं? आरएनए। मोस्ट ऑफ क्या मिलते हैं? आरएनए मिलते हैं। ठीक है, फिर आरएनए से ये डीएनए में जाते हैं। जो हम देखते हैं, जो डीएनए और आरएनए है, वो किसके बने होते हैं? हमारे अमीनो अम्ल के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों? अमीनो अम्ल के, अमीनो एसिड के बने होते हैं। इतना आपको ध्यान करना है प्यारे बच्चों, अमीनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या है? डीएनए है। और वायरस का क्या है? आरएनए है, ये याद रखना है। और डीएनए व आरएनए किसके बने हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं, जो डीएनए व आरएनए, डीएनए की बात करें, हम आरएनए की बात करें, तो ये तीन पदार्थों से मुख्य रूप से बने होते हैं प्यारे बच्चों। किसके बने होते हैं? तीन पदार्थों के मुख्य रूप से बने होते हैं। और यही एग्जाम में पूछा आता है। ये बिल्कुल बेसिक है। जो डीएनए आरएनए है, वो तीन मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं वो आपको जानना होना चाहिए। वो बने होते हैं, एक तो शुगर के, शुगर मीन्स क्या है? शर्करा। शुगर मीन्स क्या है? शर्करा। और एक किसके होते हैं? N2 अक्षारक के। N2 अक्षार के, अक्षारक बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? N2 बेस के। N2 बेस के बने होते हैं। और तीसरे नंबर पर बने होते हैं फॉस्फेट के। किसी के बने होते हैं? फॉस्फेट के। फॉस्फेट के बने होते हैं। फॉस्फेट होता है हमारे शरीर में, फॉस्फेट। और फॉस्फेट किससे बना होता है? फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए। H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4। ठीक है, लिख ही देता हूं मैं, H3PO4। ठीक है, क्या है? H3PO4 किसका फार्मूला है प्यारे बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक अम्ल का फार्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? आपको ये पता होना चाहिए, जो डीएनए या आरएनए की बात करें, वो किसके बने हैं? शुगर, शर्करा के, N2 अक्षारक के, N2 बेस के। और किसके बने होते हैं? फॉस्फेट के बने होते हैं। और फॉस्फेट में मुख्य रूप से क्या होता है? H3PO4 होता है। ठीक है, अब हम बात करें प्यारे बच्चों, पहले नंबर पर हम बात करें शुगर की, फिर हम बात करें N2 अक्षारक की बात करें। फॉस्फेट तो हमने डिस्कस कर ही लिया, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो हम पहले नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? शुगर की, शर्करा की। ठीक है, शुगर है जो शर्करा है,
उसके दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। तो देखो दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर पहले नंबर पर प्यारे बच्चों वो है हमारी राइबोस शर्करा। क्या है? राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा, राइबोस शुगर। तो आप देखो राइबोस शुगर है जो आरएनए है, आरएनए वो राइबोस शुगर से मिलकर बना है। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। मतलब क्या हो गया? राइबोस शर्करा है, से राइबोस शर्करा से ही क्या बना है? आरएनए बना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में दूसरी शर्करा है, जो दूसरी शर्करा वो कौन सी है? डीऑक्सी, क्या बोला जाएगा? डीऑक्सी राइबोस। आपने ध्यान किया हो जो डीएनए की फुल फॉर्म क्या? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये किससे बना? तो दूसरी शर्करा क्या आएगी? डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा से क्या बनता है? डीएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम देखते हैं राइबोस शर्करा से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और डीऑक्सी राइबोस शर्करा हो तो वहां पर क्या बनेगा? डीएनए। मतलब डीएनए व आरएनए के अंदर शर्करा भी हमारी क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं आगे N2 अक्षारक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? N2 अक्षारक की। N2 अक्षारक को क्या है प्यारे बच्चों? N2 अक्षारक हमारा N2 बेस है। क्या है? N2 बेस है। क्या है? N2 बेस है। तो N2 बेस है, उसके भी दो प्रकार है। वो क्या है? एक तो प्यूरिन, क्या है? प्यूरिन। और एक क्या है? पिरिमिडीन। एक क्या है? पिरिमिडीन। प्यूरिन है और क्या है? एक पिरिमिडीन है। प्यूरिन है एक, और क्या है? पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन भी हमारा क्या है? एक अक्षारक है। और पिरिमिडीन भी हमारा क्या है? एक बेस है। पिरिमिडीन भी हमारा क्या है? एक बेस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। जो प्यूरिन होता है, जो प्यूरिन, उसके अंदर दो अक्षारक होते हैं, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो ये क्या है? ए है और हमारा क्या है? जी है। एडिनिन है, ग्वानिन है, और साइटोसिन है, और थाइमिन है। ठीक है, तो हमारा देखो ए है हमारा क्या है? एडिनिन। ए क्या है? एडिनिन है, एडिनिन है। और जी क्या है हमारा? ग्वानिन है। जी क्या है? ग्वानिन है। जी क्या है? ग्वानिन है। और सी क्या है? साइटोसिन है। सी क्या है? साइटोसिन है। और टी क्या है? थाइमिन है। टी क्या है? थाइमिन है। टी क्या है? थाइमिन है। देखो एडिनिन है, जो सॉरी प्यूरिन है। प्यूरिन तो दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। प्यूरिन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। लेकिन पिरिमिडीन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पिरिमिडीन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। मास्टर जी आपने तो केवल 2 ही लिखा, तीसरा प्रकार यहां का आ गया। देखो एक प्रकार और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेसिल। क्या बोलते हैं? यूरेसिल। क्या बोलते हैं? यू से क्या बनता है? यूरेसिल बनता है प्यारे बच्चों। क्या बनता है? यूरेसिल। जो पिरिमिडीन है वो हमारे 3 प्रकार के हैं, और प्यूरिन है वो 2 प्रकार के, एजी और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, तो पिरिमिडीन के अंदर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? आपने यहां ये देखा कि जो प्यूरिन है वो मैंने अलग बताया, और पिरिमिडीन है ये मैंने आपको अलग बताया। पिरिमिडीन अलग बताया। देखो मैंने बताया एजी, और इसमें बताया एजी, और यहां बताया मैंने सीटी, और एक बता दिया यू। देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आरएनए बनाते हम, आरएनए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जब हम आरएनए बनाए या डीएनए बनाए, तो आरएनए है जो आरएनए बनता है जब, तो आरएनए बनेगा
तो उसमें क्या होगा, ए क्या जुड़ेगा, एक तो ए है वो किसके साथ में जुड़ता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ए किसके साथ में जुड़ता है, ये जुड़ता है टी के साथ में, सॉरी यू के साथ में, किसके साथ में, यू के साथ में। या हम एक बार यहां ये देख ले, सिंपल देख ले एक बार कि जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है हमारा, उसमें होता है ए, जी और सी और यू, क्या होता है, यू। वहां पर टी एब्सेंट होता है, टी, थायमिन नहीं होता, क्या नहीं होता, थायमिन नहीं होता, थायमिन नहीं होता, थायमिन नहीं होता किसमें, आरएनए में। लेकिन जो डीएनए होता है, जो डीएनए जो होगा, डीएनए में क्या होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, डीएनए में क्या होता है, ए, जी और सी और टी। तो वहां पर यूरेसिल, वहां पर क्या है, यूरेसिल एब्सेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, यूरेसिल एब्सेंट हो जाता है, यूरेसिल अनुपस्थित हो जाता है, यूरेसिल एब्सेंट अनुपस्थित, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था हमारा कौन सा, ठीक है। हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में बातें करें हम, यदि प्यारे बच्चों सीधे शब्दों में हम बात करें, जो डीएनए में, डीएनए है वो किससे बना है, डीएनए बना है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन से, और आरएनए बना है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल से। मतलब यहां पर थायमिन नहीं होता, यहां पर क्या नहीं होता, यूरेसिल। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि आरएनए में क्या अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा, और टी थायमिन नहीं होता। और ये पूछ रहे डीएनए में कौन सा उपस्थित नहीं होता, तो डीएनए में क्या उपस्थित नहीं होता, यूरेसिल उपस्थित नहीं होता प्यारे बच्चों, यूरेसिल उपस्थित नहीं होता। अब आपको ये ध्यान रखनी है, जो प्यूरिन है, मैंने बताया था आपको, अगले पेज पे फिर बता देता हूं, जो मैंने बताया था, जो क्षार बताए थे मैंने, N2 क्षार, N2 बेस बताए थे जो मैंने, N2 बेस, ये आपस में जुड़े होते हैं। N2 बेस जो दो है, N2 बेस 2 प्रकार के हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। N2 अक्षारक बेस, प्यूरिन व पिरिमिडिन, प्यूरिन व पिरिमिडिन, प्यूरिन व पिरिमिडिन दो N2 अक्षारक बेस होते हैं, अक्षारक बेस N2 अक्षारक होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। मास्टर जी ये कब जुड़ गए, ये आपस में जुड़े होते हैं, कब जुड़े होते हैं ये तो बताया नहीं आपने, ये आपस में जुड़े होते हैं, आप अभी बता रहे हो आपस में जुड़े होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, देखो यहां पर देखो क्या होता है, जो N2 अक्षारक है, N2 अक्षारक है, मैंने बताया आपको प्यूरिन है, क्या है, प्यूरिन है, और मैंने बताया पिरिमिडिन है, क्या है, पिरिमिडिन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार सीपीओ में पूछा गया था, सीपीओ एसएससी सीपीओ, तो वहां पर प्यूरिन है, प्यूरिन में मैंने बताया आपको 1 और 2 होते हैं, पिरिमिडिन में 3 होते हैं, ए, टी होता है, या हमारा क्या होता है, साइटोसिन होता है, और यहां पर टी की जगह पर क्या हो सकता है, या यू हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, यू। एडेनिन थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में, और गुआनिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। मतलब है प्यारे बच्चों, यहां पर एडेनिन और थायमिन द्विबंध से जुड़े होते हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। एक बार सीपीओ में ये पूछा गया था, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में एसएससी के अंदर, एडेनिन और थायमिन के अंदर, एडेनिन और थायमिन में हम देखते हैं, एडेनिन और थायमिन में एक दूसरे से कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, ठीक है। या एडेनिन की बात कर ले, इसमें या इसमें देखो ए या टी आपस में ऐसे जुड़े होंगे प्यारे बच्चों, या ए और यू आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर जी और सी ये त्रिबंध से जुड़े होते हैं, यही लिख देता हूं प्यारे बच्चों, समझ जाना आप। गुआनिन और साइटोसिन आपस में त्रिबंध से जुड़े होते हैं, त्रिबंध मीन्स क्या है, 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं।
पेपर में पूछ ले कि या पूछ ले डीएनए में या आरएनए में जो अक्षारक होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। कितने हाइड्रोजन बंध से? 3 हाइड्रोजन। और यहां पर एडेनिन और थाइमिन के बीच में या एडेनिन यूरेसिल के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। और दोनों के दोनों ये क्या हमारे अक्षारक है, N2 अक्षारक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम देखो यहां तक हमने 4 एक पेज पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अगले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और हाई लेवल आएगा, ठीक है। यहां देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम देखते हैं आणविक जीव विज्ञान में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए व आरएनए है, ठीक है। डीएनए की हम बात करें तो डीएनए की, तो डीएनए में क्या होते हैं? 3 पदार्थ होते हैं। एक तो शर्करा होती है, एक N2 अक्षारक होते हैं और एक क्या होते हैं? फॉस्फेट होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हमने जाना जो शुगर के बारे में, शुरू में शर्करा की बारे जानना है। तो शर्करा में 2 प्रकार की होती है, राइबोज, राइबोज शर्करा से आरएनए बना है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा से क्या बना? डीएनए बना है। फिर उसके बाद में N2 अक्षारक की जानी, N2 अक्षारक में N2 बेस होते हैं। N2 बेस 2 प्रकार के, प्यूरिन और क्या होता है? पिरिमिडिन। और प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन 3 प्रकार के, साइटोसिन और थाइमिन और एक यूरेसिल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यहां जाना देखो प्यारे बच्चों, एडेनिन और ग्वानिन, ये डबल हो गया, कई बार हो जाता है, मिट जाता है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। एडेनिन, ग्वानिन और प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। आरएनए में AGCU और डीएनए में AGCT, ठीक है। और यूरेसिल एब्सेंट, ये आपको मैंने बताया था। अब हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट यहां आ जाता है N2 अक्षारक है, N2 अक्षारक, प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 N2 अक्षारक होते हैं। ये आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन से आपस में जुड़ा होता है, किससे? एडेनिन और थाइमिन के थ्रू, और ग्वानिन साइटोसिन के थ्रू। यदि जब आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या हो जाता है? एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ में जुड़ा होता है। और जब डीएनए की बात आ जाए तो एडेनिन किसके साथ में जुड़ा रहता है? थाइमिन के साथ में जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना आसन में सभी को इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब आगे देखो अब तो हमने देखो तीनों के बारे में हमने जान लिया। हमने यहां पर जो 3 देखे थे डीएनए आरएनए में, शुगर, N2 और फॉस्फेट के बारे में हम जान लिया। लेकिन देखो शुगर अकेला रह गया, N2 अक्षारक अकेला रह गया, फॉस्फेट अकेला रह गया। तो ये शुगर और N2 अक्षारक ये भी किसी न किसी से जुड़े होंगे, और N2 अक्षारक और फॉस्फेट भी किसी न किसी से जुड़े होंगे। तो वो देखेंगे हम, वो बंध कौन से होते हैं। तो अब देखोगे आप, यहां से आगे हम चले आगे। यदि हम जब ये पूछ लिया जाता है कई बार शुगर और N2 अक्षारक किससे जुड़े होते हैं, देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है शुगर व N2 अक्षारक किससे जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? बंध दे देंगे ऑप्शन में, वे किस बंध से जुड़े होते हैं, ऐसे पूछ लें किससे जुड़े होते हैं। तो हम देखते हैं जो शुगर है, शर्करा है, तो 2 प्रकार की है, कोई भी हो राइबोज हो या डीऑक्सी राइबोज हो, ठीक है। और N2 अक्षारक में पिरिमिडिन और प्यूरिन जो भी है हमारा, ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? जब ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या बनता है? N ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? N। ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? N ग्लाइकोसिडिक बंध, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, N ग्लाइकोसिडिक बंध मतलब किससे जुड़ा होता है? N G ग्लाइको बी, NGB बोल देते हैं हम, N ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है, NGB बंध, ठीक है, NG बंध, ठीक है, NG बॉन्ड, ठीक है, NG बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब पेपर में आएगा जब शुगर व N2 अक्षारक मतलब N2 बेस किससे जुड़े होते हैं, कौन सा बंध जुड़ा होता है? N ग्लाइकोसिडिक बंध। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे जब पेपर में ये पूछ ले कि जब शुगर और N2 आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया शुगर व N2 अक्षारक
आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, जुड़कर क्या बनाते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या बनाते हैं, तो ये ध्यान होना चाहिए कि क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं हमारे न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर व N2 आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या है, बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बन गया यहां पर देखो, अब न्यूक्लियोसाइड है वो किससे जुड़ा, तीसरे नंबर पर। अब न्यूक्लियोसाइड है वो किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट से जुड़ेगा। पेपर में पूछ ले कि न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट, व फॉस्फेट आपस में किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फेट आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, आपस में फॉस्फेट आपस में किस बंध से जुड़ते हैं, किस बंध से जुड़ते हैं, ये पूछ ले पेपर में। तो देखो न्यूक्लियोसाइड व जब फॉस्फेट आपस में जुड़ेंगे तो एक बंध आता है यहां पर, मोस्टली जो परीक्षा में पूछा जाता है वो रहता है जब फॉस्फोएस्टर बंध, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोएस्टर बंध। जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को आपस में जुड़ना होगा तो कौन सा बंध आएगा, फॉस्फोएस्टर बंध। कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, फॉस्फोएस्टर बंध। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या आएगा, फॉस्फोएस्टर बंध, फॉस्फोएस्टर बंध। फॉस्फोएस्टर बंध। अब देखो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट है वो जुड़ गया, और किस बंध से जुड़ गया, फॉस्फोएस्टर बंध से जुड़ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ ले कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड साइड वह फॉस्फेट से बंध तो जुड़ ही गया, फॉस्फेट से क्या बनता है, क्या बनता है। ये तो जबरदस्त क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या बनता है। तो क्या बनता है जब ये पूछ ले प्यारे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है, इससे बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब देखो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से आपस में जुड़ेंगे, और एक दूसरे से आपस में जुड़ेंगे तो तब जुड़ेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। किससे जुड़ेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। किससे जुड़ेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। और जब ये आपस में जुड़ते हैं उसी हमारा फ्री बनता है हमारा डीएनए। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर, आपस में किस बंध से, आपस में, आपस में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियोटाइड टाइड के मध्य, के मध्य कौन सा बंध होता है, के मध्य कौन सा बंध होता है। ये पूछ ले पेपर में, कौन सा बंध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा बंध होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कौन सा बंध होता है प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है। ये बस नॉर्मल सा हमारा जो पहले था बस उसी के अंदर थोड़ा सा फॉस्फोडाइएस्टर, इसमें क्या बना है, बस जो पहले तो हमारा कौन सा बंध था, फॉस्फोएस्टर था, यहां पर बस इतना ही आया, फॉस्फोडाइएस्टर बंध आया है। ठीक है, कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। पहले फॉस्फोएस्टर था और यहां पर क्या आ गया, फॉस्फोडाइएस्टर बंध आ गया, डाइएस्टर बंध आ गया। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। अब देखो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अरे एक और क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के आपस में जुड़ के आपस में जुड़कर आपस में जुड़कर कौन आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं इसको, बहुलकीकरण। क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? POL, थोड़ा सा सही लिख दूं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाता है प्यारे बच्चों। और हम देखते हैं बहुलकीकरण से ही, यहां लिख देता हूं, DNA व RNA बनता है। यहां लिख देता हूं नोट करके, इसी बहुलकीकरण से, इसी बहुलकीकरण से DNA व RNA बनता है, DNA व RNA बनता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है? DNA RNA बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा देख लेते हैं हम इसको, दोबारा देखेंगे अच्छी तरह से, और भी अच्छी तरह से देखेंगे। देखो, हमने सबसे पहले प्यारे बच्चों पढ़ा कि जो शुगर है वो किससे जुड़ी है? N2 अक्षारक से जुड़ी है। प्यारे बच्चों समझना, प्यारे बच्चों, शुगर है वो किससे जुड़ी है? N2 अक्षारक से जुड़ी है। और जब शुगर और N2 अक्षारक आपस में जुड़ते हैं, वो बंध कौन सा होता है? वो होता है हमारा N ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बनता है? N ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है प्यारे बच्चों। क्या बनता है? N ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, N ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। ठीक है, फिर बना क्या है इससे? देखो बना क्या है, इससे बना है न्यूक्लियोसाइड। क्या बना है? न्यूक्लियोसाइड। हिंदी में लिख देता हूं, फिर इंग्लिश में लिख दूंगा। न्यूक्लियोसाइड बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड है, किससे जुड़ जाए? न्यूक्लियोसाइड किससे जुड़ जाए? फॉस्फेट से जुड़ जाए, क्योंकि N2 अक्षारक तो जुड़ ही गया है, तो किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? फॉस्फेट से जुड़ेगा। अब फॉस्फेट है, किससे जुड़े? न्यूक्लियोसाइड से जुड़े। न्यूक्लियोसाइड से जुड़े तो कौन से बंध से जुड़ेगा? कौन से जुड़ेगा? फॉस्फोएस्टर बंध से जुड़ेगा प्यारे बच्चों। किससे जुड़ेगा? फॉस्फोएस्टर बंध से जुड़ेगा, फॉस्फोएस्टर बंध से जुड़ेगा, फॉस्फोएस्टर। ठीक है, फॉस्फोएस्टर दो बार, एक बार फॉस्फोडाइएस्टर है बस, और एक फॉस्फोएस्टर है बंध। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट आपस में बनता है, न्यूक्लियोसाइड और ये आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यहां लिख देता हूं मैं, इसी से, यहां इससे ये बन गया, इससे ये बना है और फिर फास्फेट जोड़ा है। अब यहां क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एक बार तो ये लिख दूं मैं,
न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहां देखो प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा सा न्यूक्लियो लिखना था, या इंग्लिश में तो सही लिख दिया था, ये ध्यान रखना है ना, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियो इंग्लिश में ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो आपको, क्या होता है जो विभिन्न न्यूक्लियोटाइड है, जब न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में मिलेंगे, क्या है, सारे सभी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, सभी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, सभी न्यूक्लियोटाइड, 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 इंग्लिश और हिंदी ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सभी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, बस मैंने आपको बताया था, यहां पर केवल क्या करना है, फॉस्फोडाइएस्टर करना है, ठीक है। और जब फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ता है, डाई एस्टर बंध से जुड़ते हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड बंध से जुड़ते हैं, सभी न्यूक्लियोटाइड बंध से जुड़ते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को बहुलकीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और इसी से पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, और इसी से किसका निर्माण होता है, इसी से प्यारे बच्चों डीएनए व आरएनए का निर्माण होता है। क्या होता है, डीएनए व आरएनए। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है, गलत नहीं होंगे। मानो पेपर में ये पूछ ले, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक बार ये पूछा गया था, न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, सुगर N2 XR का। और न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का, और किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड किसका, न्यूक्लियोसाइड का और फॉस्फेट का बना होता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पूछ ले डीएनए और आरएनए किसका बहुलक है, तो वो किसका है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बंध होता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध है, ये मैंने पहले बता ही दिया। सुगर और नाइट्रोजन क्षारक के मध्य कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। और न्यूक्लियोसाइडिक तथा फॉस्फेट के मध्य कौन सा बंध होता है, फॉस्फोएस्टर बंध होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट के मध्य, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था हमारा वो दो क्वेश्चन, और बता देता हूं किस तरह से वो पूछे जाते हैं। एक बार पूछा गया था तो मैं बता देता हूं, एक तो न्यूक्लियोसाइड वाला और एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था एक बार, क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वो था न्यूक्लियोटाइड, एक साइड पूछा गया था, न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, किसका बना होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपने, किसका बना होता है न्यूक्लियोसाइड, सुगर व N2 अक्षारक का, ठीक है, N2 अक्षारक का। और ये पूछ ले आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि न्यूक्लियोटाइड, ये तो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, किसका बना होता है। देखो ऐसे रट्टा मत बिठाना कि न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोटाइड है, यो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट का बना होता है। तो कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि अनुस्वर, यहां देख ले, अनुस्वर ये हो गया, और यहां पर अनुस्वर हम देखें तो ये बात ध्यान रखनी है, वो किसका बनाता है, सुगर N2 अक्षारक व फॉस्फेट का, किसका बना होता है, वह फॉस्फेट का, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मुझे लगता है आपने देख लिया होगा, ठीक है, इसको एक बार और देख लो अच्छी तरह से, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन न छूटे, सुरक्षा चक्कर न छूटे।
हो गया होगा। अब आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में तो आप मुझे लगता है 100 का 100% सोल्व कर दोगे। मैं एक डायग्राम और बनाना चाह रहा हूं, तो आप ये सोचोगे मास्टर जी क्या क्या डायग्राम बनाओगे। देखो छोटा सा डायग्राम है, उसके माध्यम से आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझाओगे। देखो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, शुगर है, जो शुगर किससे जुड़ी होती है, N2 अक्षारक से। यहां थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से ऐसे बना लेते हैं। शुगर है वो किससे जुड़ी होती है, N2 अक्षारक से जुड़ी होती है। थोड़ा बॉन्ड होगा ना, तो इस तरह से मैंने इस तरह से शो कर दिया बॉन्ड, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको ध्यान रखना कि ये बॉन्ड है, और इस तरह से मैंने ऐसे बना दिया, ये बॉन्ड है आपस में जुड़ा है, ऐसे बना दिया। और फिर उसके बाद में जो हमारी शुगर ही इस तरफ जोड़ देते हैं हम फॉस्फेट से, इस तरफ से हम जोड़ देते हैं फॉस्फेट से। किससे जोड़ देते हैं, फॉस्फेट से। यहां P से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, P डाल दिया। तो यहां पर शुगर और N2 है, यहां मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं। यहां ये हमारा कौन सा है, N2 ग्लाइकोसिडिक बंध। और यहां पर जो शुगर और फॉस्फेट, ये पूरा का पूरा हमारा फिर फॉस्फेट से जुड़ेगा, तो उसको हम लिख देता हूं फॉस्फो एस्टर बंध। यहां पर क्या किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फो एस्टर बंध से जुड़े होते हैं, फॉस्फो एस्टर बंध से। PAB मान लिया या कुछ भी लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दें PAB है, ठीक है। और इसको हम लिख दिया NGB है, इसको ऐसे लिख दिया NGB, ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पर लिख देता हूं मैं N2 अक्षारक, और यहां पर शुगर, और यहां पर क्या है, फॉस्फेट। ये ऐसे जुड़ा है। इसी तरह से प्यारे बच्चों ब्लू कलर से मैं लिख देता हूं, यहां पर PAB बंध है, फॉस्फोएस्टर बंध है, और यहां पर क्या है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध बी। N लिखते हैं, सॉरी N2 लिख दिया मैंने, यहां पर N लिखते हैं, N बंद होता है, ठीक है, यहां पर। फिर उसके बाद में आगे है, फिर इसी तरह से मैं बनाता हूं, यहां पर क्या होता है N2 अक्षारक, और ये इसी तरह से शुगर, और इसी तरह से हमारा क्या है, फॉस्फेट, और इस तरह से हम देखते हैं। ये थोड़ा सा इसके नजदीक ही बना दिया, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी मास्टर को। अब देखो मतलब इस तरह से एक चेन सी होती है, ये सारे क्या है, हमारे न्यूक्लियोटाइड है प्यारे बच्चों, क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जो ये चेन बन रही है ना अपनी, किसकी बन रही है, न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है। एक एक चेन किसकी है, न्यूक्लियोटाइड की। ये किसकी है, न्यूक्लियोटाइड की। यहां पर भी मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, यहां पर PAB पॉली एस्टर बंध, और यहां पर क्या है, NG नाइट्रो ग्लाइकोसिडिक बंध, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमारा पूरा का पूरा एक संरचना बन गई, जैसे हमने पहले बनाई थी, ना हमने, उसी तरह की संरचना बन गई, बिल्कुल सेम की सेम, ठीक है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर बस यहां पर केवल एक ही अंतर है, यहां अभी जोड़े नहीं है हमने, क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, जोड़े नहीं है। और न्यूक्लियोटाइड फॉस्फो डाइएस्टर बंध से जोड़ते ही, देखो यहां पर मैं ऐसे जोड़ दूं फॉस्फो डाइएस्टर बंध से, अगला जुड़ेगा फॉस्फो डाइएस्टर बंध से, और इस तरह से ये जुड़ते ही ये सारा क्या बन जाएगा, हमारा DNA व RNA बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, DNA व RNA। एक तरह से हमने इसको अब अच्छी तरह से जान लिया है,
आप एक बार इसको और अच्छी तरह से देख लो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया होगा समझ में। मतलब ये हमारा क्या है, फॉस्फेट है, शुगर है, N2 अक्षारक है, फॉस्फेट है, शुगर है, N2 अक्षारक है, फॉस्फेट है, शुगर है, N2 अक्षारक है। ये सारे आपस में इस रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये था हमारा कौन सा, हमारा राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। अब हम बात करेंगे जो डीएनए हम कर रहे हैं, तो उससे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में हमने जानना है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। देखो प्यारे बच्चों, जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना है, ये किसने की दी थी, वैज्ञानिक जे बी वाटसन व क्रिक ने दी थी, एवं क्रिक ने। दोनों अच्छे दोस्त थे और क्रिक तो बहुत ही शानदार था। मतलब दोबारा जब वाटसन है साथ में, वाटसन के साथ में खोज की, फिर दोबारा है एक सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया, इनको नोबेल पुरस्कार फिर मिला। मतलब बहुत ही शानदार, मतलब एक मेहनती व्यक्ति है। तो मेहनती व्यक्ति की बात आते ही मेरा रोम रोम उसके प्रति है नतमस्तक हो जाता है। जेडी वाटसन क्रिक ने 1953 में इसकी खोज की थी, 1953 में खोज की। और आप देखो उस समय पर लोगों को पता ही नहीं था डीएनए के बारे में, इसलिए 1962 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब बाद में मिला, इतने सालों के बाद में, क्योंकि इसकी महत्व बाद में पता चला। जैसे आप मानो कोई अल्लादीन का चिराग पैदा कर दो आप, मतलब बना दो वो, और पैदा तो क्या करोगे, बना दो आप, तो उस चिराग का महत्व पता चले 10 साल बाद, ठीक है, तो आपको 12 साल बाद नोबेल पुरस्कार दे दे, है ना। 1953 में खोज की, इसलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, इसलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। बहुत ही शानदार वैज्ञानिक दोनों के दोनों। अब देखो आप सोच रहे होंगे मास्टर ये बताओ, ये आपने द्विकुंडलित कर रहे हो, है क्या, ये मामला क्या है, थोड़ा सा बता दो। देखो जो आप अभी तक पढ़ रहे हो वो सारा का सारा इसी में अप्लाई हो जाता है। जो आपने देखा था अभी पढ़ रहे थे, एडेनिन है थाइमिन के साथ में और गुआनिन साइटोसिन के साथ में, इसी के अंदर अक्षारक वगैरह इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। जो डीएनए में जो दो द्विकुंडली संरचना है, दोनों के दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं मैं, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा आएगा। तो ये ऐसे होता है, एक दूसरे के क्या होती है, प्रति समांतर। आप ये सोचोगे मास्टर ये प्रति समांतर क्या है, एंटी पैरेलल बोलते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी तो उल्टा होता है मास्टर जी, एंटी पैरेलल कैसे, देखो मानो इसको मैंने नाम दे दिया 3 मतलब इसको नाम दे दिया 3 ठीक है, इसको नाम दे दिया 3 इसको दे दिया 5 इसको क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो इसका उल्टा यहां पर मिलेगा, इसका उल्टा यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा 5 यहां पर क्या मिलेगा 5 और यहां पर मिलेगा 3।
मतलब एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्पांतर है, उल्टे हैं, ठीक है। जो डीएनए की दोनों कुंडलियों के बीच में, दोनों के दोनों कुंडलियां हैं, उनके बीच में N2 दोनों कुंडलियां नाइट्रोजन अक्षारक द्वारा जुड़ी होती है। नाइट्रोजन अक्षारक कौन से, अरे ये तो वही लग रहा है, बातों में तो वही लग रहा है, एडेनिन थाइमिन के साथ में, एडेनिन थाइमिन के साथ में, और गुआनिन साइटोसिन के साथ में, एडेनिन थाइमिन के साथ में, थाइमिन के साथ में, और गुआनिन साइटोसिन के साथ में, एडेनिन थाइमिन के साथ में, और गुआनिन साइटोसिन के साथ में। मतलब यहां पर इस तरह से हमारे 5, एक तरह से 5 बन जाते हैं। यहां पर हमारे क्या बन जाएंगे, 5 संरचना बन जाएगी एक साइड में। यहां पर कितनी बन जाएगी, 5, और पूरा हमारा ये तो आधा हो गया, आधी कुंडली होगी, और पूरी कुंडली हमारी यहां तक आती है, पूरी कुंडली यहां तक आती है। ये एक कुंडली बनती है, पूरी कुंडली एक बनती है, ठीक है। यहां से यहां तक है हमारी पूरी कुंडली बनती है, ठीक है, यहां तक है पूरी कुंडली बनेगी, ठीक है। अब देखो, अब ये सोच रहे हो मास्टर ने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ ना कुछ तो घपला करेंगे, अभी कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, इसलिए ऐसा लिख दिया है पहले ही एडवांस में। ऐसा ही है, मानो आप अभी देखो, कुछ ना कुछ खेल करना है अपने को। मास्टर थोड़ा धीरे लिख। अब देखो, थोड़ी संरचना है, थोड़ी जटिल है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, समझना, मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लंबा बना रहा हूं। यहां पर ये बॉन्ड को थोड़ा सा और खींच के लेके जा रहा हूं, एडेनिन थाइमिन के साथ में ऐसा पूरा लेके जा रहा हूं। एडेनिन थाइमिन, जो एडेनिन और थाइमिन है, और गुआनिन और साइटोसिन है, इनके जो बीच का अंतर है, यहां पर इनके जो बीच का अंतर है, इनके बीच का अंतर है, जो एडेनिन और गुआनिन के बीच का अंतर, यहां पर बीच का अंतर प्यारे बच्चों, यहां पर जो बीच का अंतर है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह अंतर होता है हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये अंतर कितना होता है हमारा, एक दूसरे पेन से लिख लेता हूं मैं, 3.2 अक्षारकों के बीच में अंतर कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और यहां पर हमारे 5 अक्षारक होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, 5 होते हैं। यहां पर कितने होते हैं, 5, डबल इस तरह से, मतलब ये 10 बनेंगे हमारे। मतलब इन दोनों के बीच में इस तरह के हमारे क्या बनेंगे, इस तरह 5 बनेंगे, और जो अंतर निकलेगा 500 का निकलेगा, और इसी तरफ भी 500 का अंतर निकलेगा, तो हमारे टोटल बन जाते हैं 10। तो हम देखते हैं जो दसों का 3.4, 10 का हम निकालेंगे 3.4 इंटू 10, तो हमारा बन जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो हम देखते हैं एक कुंडली की पूरी की पूरी लंबाई, ये पूरी की पूरी लंबाई वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इसमें ऐसा था 3-4 पॉइंट दे दिए थे इसमें, और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और सीपीओ में और एसएससी सीजीएल में और जो एसएससी कांस्टेबल वगैरह में तो मतलब ये इससे कितने क्वेश्चन पूछ लिए, बस पूछो मत, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां पर इसमें पूरे में यहां से लेके यहां तक है हमारे 10 नाइट्रोजन के बेस पेयर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के कितने बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं, 10 पाए जाते हैं। हम पूरे में यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पूरे कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजन अक्षारक N2 अक्षारक जोड़े पाए जाते हैं। 10 N2 अक्षारक जोड़े पेयर पाए जाते हैं इनके बीच में। तो 10 जो जोड़े पाए जाएंगे तो हमारे क्या हो गया, 10 गुणा में 3.4, तो हमारा 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी आ गई, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। मतलब पहला तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, N2 में दो कुंडलिते पाई जाती है, और दोनों कुंडलियां क्या होगी, एक दूसरे के प्रति समांतर होगी, एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डीएनए की दोनों कुंडलियां नाइट्रोजन अक्षारकों द्वारा जुड़ी होती है। दोनों कुंडलियां किससे जुड़ी होती है, एडेनिन थाइमिन के साथ में, गुआनिन साइटोसिन के साथ में, ठीक है। ये हमारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना है, तो डीएनए के बारे में बताएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद में
वरना तो यूरेसिल की बात बताते, आरएनए की बात बताते। तो फिर उसके बाद में नाइट्रोजन अक्षारक आपस में, नाइट्रोजन अक्षारक है, ये नाइट्रोजन अक्षारक है, ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से। जो एडेनिन थायमिन के साथ में जुड़ेगा तो यहां पर बीच में होंगे 2 हाइड्रोजन बंध। कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन बंध, ठीक है। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जुड़ेगा तो कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन बंध होंगे। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, ठीक है। और यहां समझने में आपको और आसानी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे तो हम देखते हैं ये हो गया। हम बात करें जो ग्वानिन साइटोसिन की ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और एडेनिन थायमिन की डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और यदि आरएनए की संरचना बनाए तो आरएनए की संरचना में बस वहां थोड़ा सा बदलाव होगा। जो एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ में बंध बनाएगा, बस ये बात ध्यान रख लेना। डीएनए में तो डीएनए में यहां लिख देता हूं मैं, डीएनए में तो क्या होता है? एडेनिन और थायमिन के साथ में ऐसे होगा और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ में ऐसे बंद होगा। और प्यारे बच्चों जब ये ऐसे पूछ ले आरएनए में, बस आरएनए में इतना ध्यान रखना है, आरएनए में रट्टा लगा रहा हूं आपको, और एक रट्टा भी लगवा रहा हूं और साथ में बेस भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। कभी ये सोचो कि रट्टा लगवा रहे हैं, मतलब एक बेस के साथ में, मतलब अच्छी तरह से पूरा चीर फाड़ कर दी है मैंने डीएनए की, ठीक है। आरएनए एडेनिन यूरेसिल के साथ में डबल बॉन्ड, क्योंकि प्यारे बच्चों थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, इसलिए एडेनिन है यूरेसिल के साथ में। थोड़ा सा और सुंदर बना देता हूं, और सुंदर बन जा भाई, खत्ता ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ये। अब आगे क्या बात है? तो देखो जो डीएनए में मैंने बताया एक कुंडली में, डीएनए की एक कुंडली में, डीएनए की एक कुंडली में, डीएनए की एक कुंडली है पूरी, कुंडली में 10 N2 अक्षारक जोड़े पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 N2 अक्षारक जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। ये आई बात समझ में। और हम देखते हैं डीएनए की एक कुंडली की लंबाई, डीएनए की एक कुंडली की लंबाई, डीएनए की एक कुंडली की लंबाई पूछ ले, एक कुंडली की लंबाई कितनी है? कुंडली की लंबाई 34 एंगास्ट्रॉन्ग है। कितनी है? 34 एंगास्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछ ले डीएनए का व्यास कितना होता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए का व्यास है, यदि हम यहां इसकी दूरी पूछ ले, इसकी दूरी कितनी होती है, यह व्यास बोला जाता है, तो वो कितनी होती है? 20 एंगास्ट्रॉन्ग। कितनी होती है? 20 एंगास्ट्रॉन्ग होती है प्यारे बच्चों, 20 एंगास्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखो, उसके बाद में देखो एक पॉइंट और है हमारा, फिर हम सारे पॉइंटों को लिख दूंगा मैं आपके लिए। शानदार स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार बना दिया, बिल्कुल शानदार। अगला देखो, एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया था, देखो थोड़ा सा प्यारे बच्चों, ये डीएनए है, ये थोड़ा सा यहां क्वासी यॉर्कर रोग हो गया, मरासमस रोग हो गया, यहां पर थोड़ा सा शानदार बनो भाई, शानदार मरासमस रोग हो गया था इसको, ये शानदार बना है। अब देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रंग सा भरना पड़ेगा जिंदगी के इसके। यहां शुगर है, यहां क्या है? शुगर, यहां शुगर है, ठीक है। और यहां जुड़ा होता है नाइट्रोजन अक्षारक, यहां क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन अक्षारक। इसको और भी यहां पर क्या होता है? नाइट्रोजन अक्षारक जुड़ा होता है। और यहां पर जुड़ा होता है, थोड़ा सा कलर बदलना पड़ेगा, यहां जुड़ा होता है फॉस्फेट, ठीक है। यहां जुड़ा होता है फॉस्फेट, 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 यहां जुड़ा होता है फॉस्फेट। और बीच में यहां जुड़ा होता है शुगर, 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 यहां जुड़ा होता है फॉस्फेट,
यहां जुड़ा होता है फॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से ये सारे आपस में जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहां सल्फर के साथ, सॉरी शुगर के साथ में N2 अक्षारक जुड़े होते हैं। यहां पर भी क्या है N2, ठीक है, यहां पर भी क्या है N2, यहां पर भी क्या है N2, और यहां पर भी क्या है N2, और यहां पर भी क्या है N2। इस तरह से जुड़े होते हैं। तो हम देखते हैं मतलब सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट ऐसे जुड़े होंगे, और बीच में हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा। बीच में हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। जो सुगर फॉस्फेट होता है, जो प्यारे बच्चों सुगर फॉस्फेट होता है, जो सुगर फॉस्फेट होता है, ये मुख्य रूप से हमारे सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट ही मुख्य रूप से डीएनए को मजबूती देता है। अक्षारक तो बीच में होते हैं, मजबूती देता है। इसलिए इसे डीएनए की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। इसलिए इसे डीएनए की बैकबोन बोला जाता है। इसे डीएनए की बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन कहा जाता है। डीएनए की बैकबोन कौन है प्यारे बच्चों, सुगर फॉस्फेट है। पेपर में जब पूछ ले कि डीएनए की बैकबोन कौन है, तो डीएनए की बैकबोन कौन है, रीढ़ की हड्डी कौन है, सुगर और फॉस्फेट है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस मैंने आपको यही बताने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया था कि डीएनए की रीढ़ की हड्डी कौन है, रीढ़ की हड्डी कौन है, बैकबोन कौन है, वो सुगर और फॉस्फेट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा जो स्ट्रक्चर वगैरह। अब हम देखो, हमने जो पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट अब हम एक एक याद करके लिख देंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या देखा था हमने, पहला पॉइंट हमने देखा था डीएनए में दो कुंडलियां पाई जाती है, और दोनों कुंडलियां एक दूसरे के प्रति क्या होती है, प्रति समांतर होती है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे डीएनए में दो कुंडलियां पाई जाती है, कुंडलियां हेलिक्स, दो कुंडलियां पाई जाती है, हेलिक्स पाई जाती है, कुंडलियां पाई जाती है, जो एक दूसरे के प्रति समांतर होती है, कि प्रति समांतर मतलब प्यारे बच्चों एंटी पैरेलल, उल्टी है। मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर दिखाकर भी, एंटी पैरेलल प्रति समांतर होती है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि डीएनए में जो अक्षारक होते हैं तो उन्हीं के माध्यम से दोनों कुंडलियां जुड़ी होती है। हम लिख सकते हैं कि डीएनए की दोनों कुंडलियां नाइट्रोजन अक्षारकों द्वारा जुड़ी होती है। डीएनए की दोनों कुंडलियां N2 अक्षारकों के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, दोनों कुंडलियां N2 अक्षारकों द्वारा जुड़ी होती है। तीसरा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, नाइट्रोजन अक्षारक आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन अक्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध से, H2 बंध लिख देता हूं, बॉन्ड से, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। अब वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, देखो मैंने लिखवा दिया था वो तो, कि
एडेनिन थाइमिन के साथ में और गुआनिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। डीएनए में बता दिया था मैंने, आरएनए में भी बता दिया था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, डीएनए की एक कुंडली में कितने नाइट्रोजन अक्षारक युग्मक पाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए की एक कुंडली में, डीएनए की एक कुंडली में, चौथा पॉइंट है डीएनए की एक कुंडली में, कि एक कुंडली में 10 N2 अक्षारक पाए जाते हैं, 10 अक्षारक पाए जाते हैं, और एक दूसरे के बीच में अंतर कितना है हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है। तो वही पॉइंट हम लिख देते हैं। एक कुंडली में कितने मिलते हैं, 10 नाइट्रोजन अक्षारक युग्मक पाए जाते हैं, युग्म पाए जाते हैं, पेयर पाए जाते हैं, युग्म, युग्म मीन्स क्या है, पेयर, ठीक है प्यारे बच्चों, पेयर पाए जाते हैं। अगला पांचवा पॉइंट, बस दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है, बस ये लिखना है हमने। तो लिखेंगे डीएनए की एक कुंडली में, हम क्या लिख सकते हैं, डीएनए की एक कुंडली में, या हम ऐसे लिखेंगे डीएनए में 2 नाइट्रोजन अक्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए में 2 नाइट्रोजन, डीएनए में 2 नाइट्रोजन अक्षारकों के बीच की दूरी, अक्षारकों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, 2 के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है, देखो यह लिख सकते हैं हम पूरा का पूरा, जब 10 है तो आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी। तो डीएनए की एक कुंडली की पूरी लंबाई, डीएनए की एक कुंडली की लंबाई, डीएनए की एक कुंडली की लंबाई, एक कुंडली की लंबाई कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे भी व्यास की हमने बात की थी, किसकी बात की थी, व्यास की। तो डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। 7वां पॉइंट है डीएनए का व्यास, व्यास मीन्स क्या है, डायमीटर, रेडियस होता है हमारा त्रिज्या, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें उसके बाद में हम बात करें डीएनए की रीढ़ की हड्डी कौन सी होती है, किसकी बनी होती है, सुगर व फॉस्फेट की बनी होती है। ये बात आपको मैं लिखवा भी दी थी, अगला पॉइंट लिख भी रहा हूं, ठीक है। डीएनए की रीढ़ की हड्डी, डीएनए की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, सुगर व फॉस्फेट की बनी होती है। ये कई बार, ये जो 8 पॉइंट लिखवाए ना मैंने, 8 के 8 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इससे आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, बनी होती। ये था प्यारे बच्चों हमारा डीएनए और आरएनए, डीएनए व आरएनए। ठीक है, मतलब यहां से मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये तो हमने समझा ही लिया था, मतलब इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है मैंने, मतलब एक अच्छी तरह से आपको बता दिया है। और जिस भी बच्चे ने पहले पढ़ा होगा उससे ज्यादा ही पढ़ा होगा बच्चों ने, ठीक है। प्यारे बच्चों लगे रहो, जुटे रहो, मेहनत करते रहो, एक सौपन टूटे दूसरा गढ़े, मगर हिम्मत कभी ना हारे। मैं तो वही बात कहता हूं, यदि हमारी आदतों में गुस्सा और घमंड हो, यदि हमारी आदतों में गुस्सा और घमंड हो तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी है। और यदि हमारी आदतों में मेहनत करना नहीं है तो हमें दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, हम ही काफी है, ठीक है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।